हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस वन डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोलता है केस वन बोलता है इंस्पेक्शन मेथड। अब ये मेथड क्या होती है ये समझते हैं। अच्छा, ये चीज मैं बता दूं कि एग्जाम में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, मतलब केस वन टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन अपन चांस क्यों ले, अपन सीख लेते हैं ना। अपने को क्या जा रहा है, एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना है, कर लेते हैं। तो समझिए, इंस्पेक्शन मेथड की बात करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड क्या बोलता है? इंस्पेक्शन मेथड बोलता है कि आपको ना जो अब इक्वेशन दी रही होगी, जो आपको इक्वेशन देंगे सॉल्व करने के लिए, वो इक्वेशन कुछ x dy माइनस y dx के फॉर्म में हो सकती है, या y dx माइनस x dy के फॉर्म में हो सकती है। कभी आपको इक्वेशन x dy माइनस y dx के फॉर्म में मिलती है, या फिर इक्वेशन y dx माइनस x dy के फॉर्म में मिलती है, तो वहां पर ये मेथड लगेगी। वहां पर कौन सी मेथड लग जाएगी? इंस्पेक्शन मेथड लगेगी। अरे भाई, कौन सी मेथड लगेगी? इंस्पेक्शन मेथड। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि देखो, स्टार्टिंग में जो आप निकालोगे, फॉर एग्जांपल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट। तो स्टार्टिंग में आप जो निकालोगे, मतलब ये जो एम है, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन में बात की जाए तो एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या होना चाहिए? डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई ना इक्वल होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हाँ भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। केस वन क्या बोलता है कि भाई इस केस में कभी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आपको मिलती है। देखो, केस वन हर जगह नहीं रखता है ना, उसके भी कुछ फॉर्म होते हैं। तो कभी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है और उस केस में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं हो डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो वहां पर ना फर्स्ट केस लग रहा है। कभी कोई इक्वेशन आपको एक्स डीवाई बाई एक्स डीवाई माइनस वाई डी एक्स, या फिर वाई डी एक्स माइनस एक्स डीवाई के फॉर्म में मिलती है, और उस केस में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो वहां पर केस वन लग जाएगा इंस्पेक्शन मेथड। आया कि नहीं समझ में? उस केस में आप लोग क्या करोगे? उस केस में ना नया एम निकालोगे। क्या निकालोगे भाई? नया एम। उसके बाद क्या निकालोगे? नया एन निकालोगे। क्योंकि भाई क्यों निकालोगे? क्योंकि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? मुझे नया एम और नया एन निकालना पड़ेगा। और वो नया एम और नया एम कैसे निकलेगा? तो वो नया एम ना पुराने वाले एम को आई एफ से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। आई एफ क्या होता है? इंट्रीगेटिंग फैक्टर। भाई, आई एफ क्या होता है? इंट्रीगेटिंग फैक्टर। तो मेरी बात सुनना, इंस्पेक्शन मेथड क्या बोलता है कि आपका जो इक्वेशन है, कभी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आपको मिलता है और उस केस में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नया एम निकालना पड़ेगा। और वो जो नया एम है वो कैसे निकलेगा? पुराने एम को आई एफ से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर नया एन निकलेगा। वो नया एन कैसे निकलेगा? पुराने एन को आई एफ से मल्टीप्लाई कर दो। आगे समझ में? आईएफ क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, यहाँ पर आईएफ क्या होगा? आईएफ कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात सुनना, कभी इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलती है तो मोस्टली चांसेस है कि आपका जो आईएफ होगा वो आईएफ होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। वो आईएफ क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे समझ में? तो ये वर्किंग रूल है। उसके बाद वापिस से वही से वापिस से आपको क्या करना है? जब नया एम निकलेगा और नया एन निकलेगा तो वापिस से चेक करना कि क्या डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल हो रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो हाँ, होगा। इस केस में फिर हो जाएगा, जब नया एम और नया एन निकलेगा तो उस केस में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ गया। तो मैं वापिस से एक बार वर्किंग रूल बताता हूँ, फिर इसके बेस एक क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से? चलिए गुड, बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया कि कभी कोई इक्वेशन आपको x dy माइनस y dx के फॉर्म में मिलती है, या फिर y dx माइनस x dy के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, और उसके बाद आपको डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो वहां पर केस वन लगता है जिसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। वहां पर क्या करना है? आपको नया एम निकालना। नया एम कैसे निकलेगा? पुराने एम को आई एफ से मल्टीप्लाई कर दो। आई एफ क्या होगा? मोस्टली चांस रहता है आई एफ आपको 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। उसके बाद पुराने n को आई से मल्टीप्लाई करो, जो नया n मिल जाएगा। तो नया n और नया n मिला। फिर उसके बाद चेक करो कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल हो रहा है क्या डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। चल इसको करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। देखो, ये दिया है, इसको मैं सॉल्व लिख देता हूँ। सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो x dy माइनस y dx प्लस 2x क्यूब dx दिया है, ठीक है।
स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, मतलब यहाँ पर केस वन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको सिंपल सा क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो रहा है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, देखो पहले तो इसको मैं एग्जैक्ट इक्वेशन में चेंज करता हूँ, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में चेंज करना है इस इक्वेशन को। तो करके देखते हैं, मेरी बात सुना। कभी मैं इसको ठीक से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब dx प्लस x dy। भाई इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पीछे वाला क्वेश्चन आगे रख दिया और आगे वाला क्वेश्चन पीछे रख दिया, लिख तो सकता हूँ। अरे हाँ की ना। अब क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो इधर dx कॉमन आ रहा है, इधर dx कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है ना, देखो ना इसमें भी dx है इसमें भी dx है, तो दोनों तरफ dx तो कॉमन आ रहा है। जब dx कॉमन आ रहा है तो ले लो, ले लेते हैं dx कॉमन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने dx कॉमन लिया तो माइनस वाई प्लस 2x क्यूब और यहाँ पर क्या बचा dx प्लस x dy। आया समझ में। अब देखा जाए तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है, मतलब सेकंड हाफ ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ रही है, कंपेयर। मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, कंपेयर अबाउ इक्वेशन m dx plus n dy। तो मेरे को लगता है कि ये जो इक्वेशन है वो m dx plus n dy के फॉर्म में आ रही है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, ये जो इक्वेशन है वो m dx plus n dy के फॉर्म में आ रही है, हाँ आ रही है। वे अपना m क्या होगा भाई, तो m की बात की जाए तो ये पूरा मेरा m है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको m मान लिया, माइनस वाई प्लस 2x क्यूब, ठीक है। फिर इसको ये मेरा n हो गया, तो ये x हो गया। आया कि नहीं आया समझ में। अब अपने को क्या करना है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अच्छा कभी आप, मैंने पूरी m2 की प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट देखेगी, आप शुरू से देखना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता हूँ केस वन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि भाई केस वन कब लगेगा, जब डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल नहीं होगी डेल एन अपॉन डेल एक्स से। भाई केस वन कब लगेगा, जब डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल नहीं होगी डेल एन अपॉन डेल एक्स से। आया समझ में, तब केस वन लगेगा। कभी डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल आ रही है डेल एन अपॉन डेल एक्स से, तो फिर वो तो एग्जैक्ट इक्वेशन ही हो गई ना। केस वन कब लगता है, जब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है बट एग्जैक्ट इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब केस वन के फॉर्म में आपको दिख रहा होता है। आया कि नहीं आया समझ में। चलिए मैं इसको बोल देता हूँ डिफरेंशिएट, x को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। मैं बोल देता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to y and equation 2 with respect to x। इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल m, चलो पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन 2 को बाद में कर देंगे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। डेल m अपॉन में डेल y इक्वल टू में क्या होगा, डेल y अपॉन में डेल y प्लस 2 डेल x क्यूब अपॉन में डेल y, ठीक है। अब देखो डेल m अपॉन में डेल y, देखो y का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 1 प्लस, अब देखो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, ठीक है, क्योंकि x एज अ कांस्टेंट एक करेगा, यहाँ पर 2x क्यूब एज अ कांस्टेंट एक कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है, क्या आई है -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, मैं लिख देता हूँ पार्शियली differentiate equation 2 with respect to x। इधर y के रिस्पेक्ट में गया ना, x के रिस्पेक्ट में बताओ, तो डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में डेल x अपॉन में डेल x। अब देखो x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में भाई 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास जो डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। अब यहाँ पर कंपेयर करना, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाएगी,
ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाएगी, जब डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल हो जाए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है जबकि इसकी वैल्यू +1 आ रही है, तो ये वैल्यू इक्वल कहाँ से हो गई, आया समझ में? तो एक मिनट, ठीक है। तो अब देखा जाए तो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो देखा जाए तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं आ रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। दिस इक्वेशन आर नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड लग रहा है, कैसे लग रहा है भाई, मैंने क्या बोला था कि इंस्पेक्शन मेथड कब लगता है, कभी कोई इक्वेशन क्या हो या तो x dy माइनस y dx के फॉर्म में हो या y dx माइनस x dy के फॉर्म में हो। कभी इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये इक्वेशन x dy माइनस y dx के फॉर्म में दिख रहा है, अरे हाँ कि ना, दिख रहा है ना, ये इक्वेशन x dy माइनस y dx के फॉर्म में दिख रहा है। और मैंने यही तो कहा था केस 1 के लिए कि केस 1 कब लगेगा, जब कोई इक्वेशन x dy माइनस y dx के फॉर्म में हो या y dx माइनस x dy के फॉर्म में हो और उसका डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं हो डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इक्वेशन उसको फॉलो कर रहा है क्या, हाँ ये x dy माइनस y dx है, ये इक्वेशन x dy माइनस y dx के फॉर्म में हाँ है। और देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग में अरे और इसका स्टार्टिंग में देखा जाए तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं हो रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में अब जो केस 1 लग रहा है तो केस 1 में क्या किया जाता है, केस 1 में नया m निकाला जाता है और नया n निकाला जाता है। नया m कैसे निकालते हैं, पुराने m को if से मल्टीप्लाई करो, if यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन में x स्क्वायर, और नया n कैसे निकलेगा, पुराने n को if से मल्टीप्लाई करो यानी 1 अपॉन x स्क्वायर से करो। तो चलिए करके देखते हैं। तो नाउ m इक्वल टू में m इंटू में if, वहां पर if की वैल्यू देखा जाए if इक्वल टू में 1 अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1 अपॉन में x स्क्वायर होगा। तो जो मेरा m था, m की वैल्यू कितनी थी भाई, m की वैल्यू थी -y + 2x, तो यहाँ पर देखा जाए तो -y + 2x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, इनटू में if की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में x स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए चला के देखते हैं। तो मैंने बोल दिया m, अब देखो 1 अपॉन में x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -y अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2x का क्यूब माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x क्यूब से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा, ठीक है, सॉरी चलिए। तो -y अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x बचा यहाँ पर, ठीक है। जो नया m आया वो क्या है -y अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब नया n निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, नया n। नया n कैसे निकलेगा, पुराना n की वैल्यू क्या है, पुराने n की वैल्यू क्या है भाई बता दो। तो पुराना n जो है वो x के बराबर है, ठीक है। तो नया n कैसे निकलेगा, नया n कैसे निकलेगा, n इक्वल टू में n इंटू में if, भाई n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू x है, क्या है x इंटू में if की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक x से एक x कैंसिल, तो जो नया n आया है वो 1 अपॉन में x आया। तो देखा जाए तो नया n क्या है -y अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x, और जो नया n आया है वो 1 अपॉन में x आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापिस से वही कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं उसको चेक करेंगे, मतलब जब नया m और नया n निकलता था तो उसके बाद क्या करते थे, डेल m अपॉन डेल y को चेक करते थे कि यार डेल n अपॉन डेल x के इक्वल आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो नया m और नया n को वापिस से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y और x की रिस्पेक्ट में, मतलब नए m को y की रिस्पेक्ट में करके देखेंगे जबकि नए n को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इसको यहां लिख देता हूं, जो मेरी m की वैल्यू आई वो -y अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2x आई है, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब इसको मैं इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 4 नाम देता हूं। मैं लिख देता हूं पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू में माइनस डेल y अपॉन में डेल x स्क्वायर
प्लस में डेल 2x अपॉन में डेल y। तो देखा जाए तो y का डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पर जो आ रहा है डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू जो आ रही है, अरे हाँ, ये क्या आ रही है -1 अपॉन में x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और इसका तो देखो y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में 0 होगा, ठीक है, सॉरी x का डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में 0 होगा, ठीक है। तो जो नया डेल m अपॉन डेल y आया है वो आया है -1 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 ये रही, मतलब डेल n अपॉन डेल x, जो इक्वेशन 4 है उसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो करके देखते हैं, मैंने बोल दिया डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में डेल डेल x, और यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन में x। अब देखना 1 अपॉन में x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो -1 अपॉन में x स्क्वायर होता है। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल n अपॉन में डेल x इक्वल टू में डेल x की पावर -1 अपॉन में डेल x, क्योंकि देखो अपॉन में तो ऊपर जाके पावर, देखो कभी 1 अपॉन x होता है तो इधर पावर +1 होती है, तो कभी इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो पावर -1 हो जाएगी। आया समझ में? तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है किसका, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, x की पावर n का। तो x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का क्या होता है, nx n-1 का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर x की पावर n कौन है, -1 है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, nx, यानी कि n कौन है, -1 है, तो -1 इंटू में x n-1 यानी कि n की वैल्यू -1 है, -1 तो यहाँ पर डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू आई है वो आई है -x का माइनस स्क्वायर, मतलब माइनस की पावर 2, ठीक है। तो डेल n अपॉन डेल x की बात कर दे। अच्छा अब देखो जब पावर माइनस में रहती है ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल x की पावर -2 है, तो इसको मैं 1 अपॉन में x की पावर +2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब देखो ना, जब 1 अपॉन में x की पावर +1 ऊपर जाके -1 होता है, तो माइनस वाला नीचे जाके +1 क्यों नहीं होगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 अपॉन में x स्क्वायर। आया समझ में, क्योंकि माइनस तो ऐसे देगा ना। तो अब देखा जाए तो डेल m अपॉन डेल x की जो वैल्यू है, डेल m अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ रही थी, -1 अपॉन में x स्क्वायर आ रही है। सॉरी डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू जो आ रही है वो -1 अपॉन में x स्क्वायर आ रही है, जबकि डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू है वो भी -1 अपॉन में x स्क्वायर आ रही है। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल हो रहा है डेल n अपॉन डेल x के, यानी कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। ये इक्वेशन कैसी आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है। ये इक्वेशन कैसी आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है। जब इक्वेशन एग्जैक्ट आ रही है तो आगे की प्रोसेस करनी है। आगे की प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, जो मेरा नया m आया है, पुराना m नहीं, नया m की बात कर रहे हैं अपन, जो नया m आया है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और वहां पर y एज अ कांस्टेंट लेंगे। y को क्या करेंगे, कांस्टेंट, प्लस जो नया n आया है उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वहां पर फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x इक्वल टू c। अब जो नया m था, मेरा नया m क्या है, नए m की वैल्यू क्या है भाई, -y अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x। जो नए m की वैल्यू है वो क्या है, -y अपॉन में, अरे जो नए m की वैल्यू है वो क्या है, -y अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x dx, प्लस नए n की वैल्यू क्या आई थी, नए n की, तो न्यू n की वैल्यू आई थी 1 अपॉन में x, तो यहाँ पर 1 अपॉन में x, नए n की वैल्यू 1 अपॉन में x है, लेकिन n क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 dy इक्वल टू c। आया समझ में? तो चलिए इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो अच्छा y एज अ कांस्टेंट लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, y एज अ कांस्टेंट, ठीक है, y को एज अ कांस्टेंट लेना है। तो देखो यहाँ पर 2 की, अब यहाँ पर देखो कभी मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ऊपर चले जाएगा पावर, तो x की पावर -2 है ना। एक फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो x की पावर ऊपर देगा तो x की पावर -2 है, तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x
माइनस आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है -1/x आ रहा है प्लस यहाँ पर देखा जाए तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2x², x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, ठीक है, प्लस 0 का y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 ही होगा, इक्वल टू 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, 11 12 में पढ़ के आए अपन, ठीक है। तो इसका जो आ रहा है -1/x, सॉरी माइनस y भी है ना, तो यहाँ पर y आ जाएगा। तो अरे ये y है ना, y को कांस्टेंट लेना है यहाँ पर। तो -y/x प्लस x² = c, ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको केस 1 समझ में आया होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन जल्दी सॉल्व किया ताकि अपने को टाइम ज्यादा ना लगे। तो आई होप केस 1 समझ में आया होगा। और कभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।